हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो आप सभी को पता है कि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग पूरे हफ्ते भर की जो खबरें होती हैं उसे रिवाइज करते हैं और कुछ नई खबरों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न बच्चे आपका एक बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। आपको एक किताब का नाम दिया हुआ है, बुक का नाम है हार्ट्स एंड हीरोज। हार्ट्स एंड हीरोज, लाइफ्स दैट शेड्स अप। ठीक है, अब ये जो किताब है, इस किताब के राइटर का नाम आपको पूछा हुआ है, तो राइटर का नाम आपको याद रखना है कि हार्ट्स एंड हीरोज, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब आपकी कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा बच्चे, इस किताब को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि अमर अब्दुल्ला। ठीक है, अमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक, ये जो पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज, इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के सीएम के द्वारा किया गया है, इसलिए किताब की थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाती है। और दूसरा बच्चे, इसके राइटर का नाम याद रखना, मिस्टर कुलभूषण कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है H1B वीज़ा, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? पहले, ये चर्चाओं में क्यों है H1B वीज़ा? तो आप सभी को पता है बच्चे कि अमेरिका में जब से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के पास में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं और उनमें से कुछ डिसीजन जो है भारतीयों के लिए या फिर जो विदेशी अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है, उसमें से आपका ये भी है। तो ये बच्चे आपका जो H1B वीज़ा है, इसके लिए क्या किया गया है? इसमें पहले जो रिन्यूअल की डेट थी वो पहले 48 मंथ थी, अब इसे जो है घटा करके 12 महीने कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपकी न्यूज़ है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि H1 वीज़ा ये बेसिकली क्या है ना, ये जो है किस प्रकार की चीज़ें इसके लिए आपकी सही है ना। तो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में? इसके बारे में बच्चे कथन सत्य है वो ये है कि H1B वीज़ा धारकों को नौकरी बदलने पर नई वीज़ा के लिए फिर से आवेदन करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब वीज़ा रिन्यूअल करवाया जाता है या फिर नई सीरीज से नए वीज़ा बनाया जाता है, तो उसके लिए पहले क्या था? पहले उसके लिए टाइम पीरियड ये था कि अगर 48 दिन हो चुके हैं तभी भी जो है नए के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है आपका, सॉरी दिन नहीं महीने, ठीक है, तो अभी जो है 48 मंथ से घटा करके महीनों को कितना कर दिया गया है? 12 महीने कर दिया गया है ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बच्चे जो पॉलिसी है वो ये है कि जो प्रवासी हैं या फिर जो विदेशी लोग हैं वो अमेरिका में ज़्यादा ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे भारतीयों को यहाँ पे समस्या देखनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि H1B वीज़ा पे अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है बच्चे, हाल ही में दिवंगत हुए कामेश्वर चौपाल, ये इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको पूछा है कि कौन से आंदोलन के प्रमुख नेता थे? आंदोलन का नाम दिया हुआ है, चिपको आंदोलन है, राम जन्मभूमि आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, हरित क्रांति है ना। तो बेसिकली इनमें से 3 चीज़ों को आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी रिवोल्यूशन है। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन बच्चे 1942 का है, हरित क्रांति जो है आपका 1960s का है। ठीक है, दूसरा आपका चिपको आंदोलन है, तो ये भी आपका 1975 का है, ये उत्तराखंड में हुआ था और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इनमें से राम जन्मभूमि आंदोलन, ठीक है, ये इनमें से जो है आप लोग देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट है राम जन्मभूमि आंदोलन। और ये बच्चे जब आपका स्टार्ट हुआ था तो जो कार सेवक हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनमें से जो सबसे प्रमुख कार सेवक थे कामेश्वर चौपाल, ये जो है इसके प्रमुख लीडर थे। ठीक है, हाल ही में इनका देहांत हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा और देखिए, दलित लीडर हु लेड द फर्स्ट ब्रिक ऑफ अयोध्या राम टेम्पल हु इज कमलेश्वर चौपाल, इनकी डेथ हुई है अभी 60 साल की उम्र में, ये इनका देहांत हुआ है। ठीक है, अगला है बच्चे, 7 फरवरी 2025 को घोषित आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी रहने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बच्चे मीटिंग हुई थी 7 फरवरी को, ठीक है, 7 और फिर 8, 9 इस तरीके से जो है लगातार 3-4 दिन तक आपकी जो मौद्रिक नीति समिति होती है उनकी मीटिंग चली थी। ठीक है, उनकी समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ डिसीजन भी लिए गए हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वहाँ पे घोषणा की गई है और उन्होंने घोषणा क्या, अनुमान बताया है कि जो 2025-26 का साल है, ये जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई की दर। ठीक है, तो ये जो महंगाई की दर है वो कितनी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये रहने वाली है 4.2%। ठीक है, ये अनुमान है आरबीआई का, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.2%। अगला है, हाल ही में किस देश ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट कोड नाम से ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये हमारे पड़ोसी देश में स्टार्ट हुआ है, बांग्लादेश में से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट।
अगला प्रश्न है सैम नुजूमा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ठीक है, इस देश को बनाने वाले भी व्यक्ति यही थे और इस देश के पहले राष्ट्रपति भी यही थे। तो इनका नाम है सैम नुजूमा और ये एक अफ्रीकी कंट्री का नाम है नामीबिया। ठीक है, अफ्रीकी कंट्री नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका देहांत हुआ है। देखिए, सैम नुजूमा, नामीबियाज फाउंडिंग फादर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट, डाइट एट एज 95। ठीक है, तो 95 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में देहांत हुआ है। उसके अलावा बच्चे, नामीबिया को अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका के साउथ में आपको एक कंट्री मिलेगी। इसकी कैपिटल है विंडहॉक। ठीक है, विंडहॉक जो है इसकी कैपिटल है। इसके पड़ोसी देश अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, आपका नीचे साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी देश हैं। और एक तरफ जो है इसकी तटीय सीमा है अटलांटिक ओशन के साथ में। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना। और इसके फाउंडिंग फादर या फिर इस देश के पहले राष्ट्रपति हाल ही में इनका देहांत हुआ है। नाम है सैम नुजूमा। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को किस सरकारी पहल के साथ में इंटीग्रेट किया जाना है? अभी जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जब आपको इस बार का बजट बताया है। ठीक है, अभी जो 2025 का बच्चे जो बजट आया है, इस बजट के लिए इस बजट में बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। उनमें से एक ये भी चीज़ है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ठीक है, अब ये जो स्कोर है ये आपका जैसे सिविल स्कोर होता है ना, सिविल स्कोर किसी बच्चे ने सुना हो अगर, तो बच्चे सिविल स्कोर क्या होता है, जैसे कि अभी पैन कार्ड के साथ में आपके पास में बहुत सारे, जब आप सैलरीड पर्सन हो जाएंगे, है ना, तो जब सैलरीड पर्सन हो जाएंगे तो आपके पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं लोन लेने के। तो जब लोन लेता है कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड पे, तो बच्चे वहाँ पे जो है जब वो लोन लेता है तो लोन चुकाने की उसकी जो दर होती है या फिर किस तरीके से वो क्रेडिट क्रेडिट का मतलब होता है बेसिकली लोन। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और उसको जो है अच्छे से वापस कर देता है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसकी होती है, तो उसका सिविल स्कोर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सिविल स्कोर जो है किसी व्यक्ति की जो है पैसे वापस करने की क्षमता कह सकते हैं आप, है ना, आम भाषा में आपको अगर बताऊं तो। उसी तरीके से बच्चे आपका एक और स्कोर जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है इस वाले बजट में। इस स्कोर का नाम है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट मतलब है लोन। ठीक है, लेकिन ये किसके लोन लेने की क्षमता को दिखाएगा और इसको जो है एक पुरानी स्कीम के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो पुरानी स्कीम है सरकार की, ये स्कीम है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के साथ में ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, जीसीसी से कहेंगे ना, तो ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जीसीसी है, इसको इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाना है। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि अभी 2025-26 का जो केंद्रीय बजट आया है, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जो बच्चे सिविल स्कोर होता है वो तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो जीसीसी है, ये जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, उनके और ग्रामीण आबादी की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा पेश किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो ये आपकी एसएचजी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, और जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो किस तरीके से उनकी क्रेडिट की डिमांड यानी कि उनके ऋण की डिमांड कितनी है, ठीक है, वो कितना लोन ले रहे हैं, किस तरीके से, मतलब पूरा का पूरा जो ढांचा है, एक ड्राफ्ट जो है आपका जीसीसी के माध्यम से जो है आपका ये दिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अभी इस बार के बजट में जीसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसे कौन सी योजना के साथ में इंटीग्रेट किया गया है, तो इसे इंटीग्रेट किया गया है स्वामित्व योजना के साथ में। ठीक है, इस योजना के साथ में जोड़ करके इसे लागू किया जाना है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अगला है विकासिता गांव, विकासिता ओडिशा, बीजीबीओ। ये योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इससे पहले उड़ीसा में इसी प्रकार की स्कीम चल रही थी, जो कि वर्तमान सरकार के द्वारा उसे बंद करके फिर एक नई स्कीम का प्रारंभ किया है। तो उड़ीसा में बच्चे जो नई स्कीम है, पहले तो ये स्टेट याद रखना है कि उड़ीसा की है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, ये किसके लिए है? विकासिता गांव, विकासिता उड़ीसा, नाम से समझ में आ रहा है कुछ, विकासिता गांव, इसका मतलब है कि गांवों के विकास से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है विकासिता गांव। तो ये बच्चे आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? गाँवों में शहरीकरण को बढ़ावा देना, गाँव और शहरों के बीच की खाई को पाटना, है ना, ये आपका ज़्यादा सही होगा कि जो गाँव है, गाँव में भी शहरों की जैसे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, गाँव को अर्बन करना, गाँव का डेवलपमेंट करना, ये बेसिकली जो है इस योजना का, इस स्कीम का उद्देश्य है। और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, बीजीबीओ। अगला आपका प्रश्न है, कौन सा भारतीय एप्लीकेशन 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है? तो पहले नंबर पे आपका कौन सा है? एमसी डोनाल्ड, है ना, मैकडोनाल्ड जो है आपका पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे है आपका जेप्टो।
कौन सा है ये? जेप्टो। अगला है DGAR पोलो चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? DGAR पोलो चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर बच्चे आपका बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए? पोलो के लिए, है ना। इसमें मैंने आपको पूरे हिस्ट्री इसके बारे में बताई थी कि पोलो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रचलित खेल है, और जो मॉडर्न पोलो खेला जा रहा है पूरे विश्व भर में, उसकी जननी जो है कहीं ना कहीं जो सांग जो आपका यहाँ पे खेला जाने वाला जो पोलो है उसको माना जाता है। ठीक है, तो मणिपुर में आपका अभी DGAR पोलो चैंपियनशिप हुआ है, और यहाँ पे पुरुष कैटेगरी में किसने जीता है? तो पुरुष कैटेगरी में जो है मणिपुर पुरुष टीम जीती थी। ठीक है, और लड़कियों की कैटेगरी में जो है असम राइफल की जो लड़कियों की टीम थी उन्होंने जीता था। ठीक है, तो मणिपुर पुलिस की जो टीम है उन्होंने जीता है। अगला है 2025 में जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे मतदान का प्रतिशत क्या था? इलेक्शन में मतदान का प्रतिशत, ये बच्चे एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। इम्पॉर्टेंट डेटा इसलिए है क्योंकि मतदान जो है एक बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी कहा जा सकता है कि एक प्रोसेस है ना। हमारे संविधान में भी जो है आपका मतदान को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के जैसे लिखा गया है। ठीक है, और मतदान जो है बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो बिना मतदान की जो है कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो नहीं सकती है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों की सरकार। तो लोगों की सरकार तभी होगी जब लोग अपनी सरकार को चुनेंगे। लोग अपनी सरकार को कैसे चुनेंगे? जब वो वोट देंगे, है ना, मतदान करेंगे। और मतदान के लिए लोग कितने अवेयर हैं वो जो है यहाँ से पता लगता है ना। और दिल्ली बच्चे क्योंकि हमारी नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे विधानसभा में इलेक्शन हुए, तो वहां से पता लगेगा कि अगर हमारी नेशनल कैपिटल में ये परसेंटेज है, ये अवेयरनेस है लोगों के बीच में, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं रहा इस बार। ठीक है, 60.39% जो है मतदान का प्रतिशत है, जो कि अगर आप नेशनल कैपिटल के हिसाब से देखेंगे या फिर दिल्ली को सोच करके लगता है ना कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी मतदान का प्रतिशत देखिए यहाँ पर 60% जो है मतदान का प्रतिशत रहा विधानसभा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि विधानसभा चुनाव में ये जो है वोटिंग परसेंटेज रही। अगला है बच्चे, क्रायोजेनिक तरल पदार्थ के रूप में आमतौर पर कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया है? क्रायोजेनिक तरल पदार्थ, देखिए क्रायोजेनिक इंजन आप लोगों ने सुना होगा। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे भी काम करेगा। मुझसे ज़्यादा अच्छे आप लोग जानते होंगे जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं ना। तो बच्चे जो क्रायोजेनिक इंजन है, आपको पता है कि इसको बनाने के लिए अभी तक जो है इसरो ने अपनी यहाँ के मतलब कि भारत की तरफ से अभी तक कोई अपनी व्यवस्था या फिर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में इसरो ने एक नया माइलस्टोन कहा जा सकता है, एक नया माइलस्टोन जो है इसमें अचीव किया है। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। इसरो सक्सेसफुली कैरीज आउट वैक्यूम इग्निशन ट्रायल ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो अभी बच्चे रिसेंटली 7 फरवरी 2025 को इसरो ने जो है करके दिखाया है, पहली बार जो है आपका इग्निशन ट्रायल में हमारा जो खुद का जो क्रायोजेनिक इंजन है ये पास हुआ है। ठीक है, तो इसरो ने जो है आपका ये एक तरीके से ट्रायल सक्सेसफुल किया है ना। तो अभी तक बच्चे जितने भी क्रायोजेनिक इंजन बन रहे हैं ना, रॉकेट इंजन मतलब क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जो है रॉकेट्स में होता है ना, तो यहाँ पे जो क्रायोजेनिक इंजन बन रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज से जो है हम उसे उधार लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक इंजन बनाने की, वो अभी लगातार इसरो इस पर काम कर रहा है। तो एक तरीके से जो है इस प्रोसेस में पहली सफलता इनको मिल गई है। ठीक है, इसीलिए आपको चर्चाओं में था। तो बच्चे क्रायोजेनिक इंजन में जिन क्रायोजेनिक फ्लूइड का इस्तेमाल होता है वो आपको पूछा हुआ है कि किन का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और आपका आर्गन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और आर्गन नहीं सॉरी, इसमें आपका हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक तरल पदार्थ के रूप में। ठीक है, इसे याद रखिएगा थोड़ा सा, ये स्टैटिक का हो जाएगा और ये आपका करंट का हो जाएगा। अगला है, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से किस मार्ग से जुड़ती है? ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका। अब मैक्सिको की खाड़ी जो है, हम तो इसे मैक्सिको की खाड़ी कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसे कह रहा है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, तो जो अमेरिका की खाड़ी है, अभी हाल ही में बच्चे आप लोगों को मैंने एक न्यूज़ बताई थी कि गूगल ने भी, जो गूगल मैप आता है ना, उसमें गूगल ने भी जो है मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया है ना। अब जो मैक्सिको कंट्री है, मैक्सिको अलग देश है, तो मैक्सिको के जो राष्ट्र प्रमुख हैं यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वो बड़ा गुस्सा हुए इस चीज़ से कि मैक्सिको खाड़ी का नाम ये कर दिया। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो किया, लेकिन गूगल ने उनकी बात मान ली है ना। तो अभी जो है रिसेंट न्यूज़ ये है कि ये जो
मैक्सिको कंट्री है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं, वो हो सकता है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो गूगल ने चेंज किया है उसके खिलाफ गूगल पे जो है मुकदमा करे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका दोबारा से चर्चाओं में आया था। तो पहले मैक्सिको खाड़ी की लोकेशन एक बार दोबारा से देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आपका है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ध्यान से देखना इसे। ये देखिए आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, अभी इसे जो है अमेरिका के द्वारा क्या कहा जा रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बच्चे दो आपको स्टेट दिख रही हैं, एक आपका जो है एक यहाँ पे है आपका यूकाटन चैनल। ठीक है, ये है आपका यूकाटन चैनल, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य कहेंगे इसे हिंदी में, है ना। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आपको दिख रहा है, एक आपका यूकाटन चैनल दिख रहा है। अब प्रश्न में आपको पूछा हुआ है कि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से, ये मैक्सिको की खाड़ी है या आपका अटलांटिक ओशन है, दोनों को जोड़ने का काम जो है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कर रही है ना। तो ये जो जलडमरू मध्य है वो आपका आंसर होगा कि फ्लोरिडा जलडमरू मध्य जो है दोनों को जोड़ने का काम करती है। दूसरा बच्चे ये भी याद रखना कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसको कैरेबियन सी से जोड़ने का काम कौन सी स्टेट करती है, कौन सा चैनल करता है, तो ये है आपका यूकाटन चैनल। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि चर्चाओं में रहेगा अभी ये। ठीक है, देखते हैं कि अभी जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं वो कैसा डिसीजन लेती हैं। ठीक है, क्या जो है गूगल के खिलाफ एक्शन लेती हैं, लेकिन गूगल ने जो है ये रीनेम किया था, उन बीच में हटा भी दिया था, फिर से जो है नाम चेंज कर दिया। तो ये जो नाम चेंज करने का गेम चल रहा है उसके कारण ये पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी है ये चर्चाओं में है, तो हमको इससे मतलब है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिको खाड़ी किधर है, ये कौन कौन से जो बाकी वाटर बॉडी हैं उनके साथ में मिलती है, और कौन से चैनल है जो उनको इस खाड़ी को बाकी सारे जो वाटर बॉडी हैं उनके साथ में जोड़ती हैं ना। तो उसमें आपको दो याद रखने हैं, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य याद रखना है और आपको यूकाटन चैनल याद रखना है। ठीक है, उत्तर की तरफ जो है आपका अटलांटिक ओशन है और नीचे की तरफ आपका कैरेबियन सी है। अगला है बच्चे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से बायोवेट के द्वारा विकसित लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन का नाम क्या है। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पर ड्रग्स अनुसंधान संस्थान है उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था। तो बताइए जरा इस डिजीज नहीं, इस वैक्सीन का नाम बताओ। वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज, जिसने कि पिछले साल मवेशियों को बहुत परेशान किया था भारत में। ठीक है, जिससे हमारे मिल्क प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ा था। तो बताइए इस वैक्सीन का नाम क्या है और इस वैक्सीन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ICAR ने किसके साथ में मिल करके, ये है आपका बायोवेट, इन दोनों ने मिल करके जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया है और इसका नाम है बायोलंपी वैक्सीन। बायोलंपी वैक्सीन। अगला प्रश्न है निर्देशक वर्षा भारत की किस पहली फीचर फिल्म में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में नेटपैक अवार्ड जीता है। अब देखिए बच्चे, एक अभी आपके ये है अवार्ड, ठीक है, 2025 का नेटपैक अवार्ड। तो ये जो नेटपैक अवार्ड है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक भारतीय निर्देशक है, इनका नाम है वर्षा। ठीक है, तो वर्षा भरत की मूवी है ये। तो वर्षा भरत की कौन सी मूवी है जिसको कि यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, नेटपैक अवार्ड दिया गया है। तो इस मूवी का नाम है बैड गर्ल। ठीक है, मूवी का नाम है बैड गर्ल। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक स्पिनर को रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL और किस श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज ने मिलकर के बनाया है। ये बच्चे जो आपकी रिलायंस कंपनी है अभी इन्होंने एंट्री कर ली है स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक में। ठीक है, स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक नाम से समझ में आ रहा है, खेलते समय जिस ड्रिंक को कंज्यूम किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो हो गया आपका स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक। तो ये एक नई ड्रिंक जो है मार्केट में लॉन्च हुई है, इस ड्रिंक का नाम है स्पिनर। और इस ड्रिंक को लॉन्च किसने किया है, इसमें आपका एक तो कंपनी है RCPL और दूसरे जो है इसके जो प्रायोजक हैं, पे कह सकते हैं कि इसके जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम है, वो श्रीलंका के बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं और इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। तो बच्चे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है RCPL, इन्होंने जो है ये ड्रिंक लॉन्च की है, ड्रिंक का नाम है स्पिनर और यहाँ पे दूसरे हैं मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के बहुत फेमस क्रिकेटर। अगला विषय आपका है एम्स नई दिल्ली में शुरू किए गए भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, देखा आपको फोटो याद होगी, शिमला मिर्च के जैसे एक ATM जैसे दिखने वाली मशीन है। ठीक है, और ये मशीन क्या है, ये भारत की पहली
स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, स्वदेशी रूप से स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार है। तो जो जैविक कचरा होता है, जो जैविक अपशिष्ट होता है, उसको उपचार करने के लिए, ठीक है, उसका उपचार करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि जो जैविक कचरा होता है उससे बदबू बहुत ज़्यादा आती है, उससे कीटाणु बहुत ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है, तो एक तो उसको कीटाणु रहित करना है और दूसरी उसकी जो स्मेल है उसको भी चेंज करना है, ठीक है, तो ये मशीन वो काम करेगी। तो इस मशीन का नाम क्या है? इसका नाम है सृजना, ठीक है, और ये नई दिल्ली एम्स में स्थापित की गई है, ये भी याद रखना, सृजना। अगला है एशिया के पहले अति यथार्थवादी आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का नाम क्या है? अब ये जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो है आपका एनिमल्स डे था और उसी डे के उपलक्ष्य में ये एक नया हाथी को इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। इसकी थोड़ी मैं आपको फोटो दिखा दूँ, देखिए कहाँ गया आपका हाथी, ये देखिए बच्चे, ये रहा आपका हाथी, ठीक है। अब ये हाथी असली नहीं है, ठीक है, ये मैकेनिकल हाथी है, ठीक है, मैकेनिकल हाथी है, और मैकेनिकल के साथ साथ जो है इसमें कुछ और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाथी बोलता भी है, ठीक है। तो इस हाथी को जो आवाज़ दी गई है वो दिया मिर्जा ने दी है, इसीलिए इनकी फ़ोटो लगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिया मिर्जा की आवाज़ में हाथी बोलेगा, और इस हाथी का नाम क्या है? इस हाथी का नाम है एली, ठीक है, एली बच्चे, एली। एली एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज्ड एनिमेट्रोनिक एलिफेंट अनवील्ड इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसे अनवील किया गया, और इसे आवाज़ किसके द्वारा दी गई है? तो वॉइस्ड बाय एक्टर एंड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट दिया मिर्जा, इनके द्वारा इसे आवाज़ दी गई, ठीक है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो इसे पेटा ने बनाया है, पेटा इंडिया के द्वारा जो है इसे बनाया गया है, ठीक है। तो बेंगलुरु में एक स्कूल में इसने विजिट किया, तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है एली। अगला है बच्चे, सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अब अचानक से एक स्टैटिक का क्वेश्चन कैसा आ गया? हम तो करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं, तो स्टैटिक का क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि हमारे देश में एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को आता है, उससे पहले जो है आपका एक राष्ट्रीय महिला दिवस आता है जो कि 13 फरवरी को आता है। और 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो है सरोजनी नायडू का बर्थडे है, सरोजनी नायडू जी के उस दिन जन्मदिन है, इसीलिए जो है ये इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक इनकी है? ये पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इनके बच्चे बाकी बुक भी याद रखना, और थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताती हूँ जो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले सरोजनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था, इनके पिता बंगाली ब्राह्मण थे, खैर आपको याद नहीं रखना है। इनकी शिक्षा यहाँ पे हुई थी, ये भी आपको याद नहीं रखना है। 1905 में वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी और महात्मा गांधी उनके स्वराज के विचार के अनुयायी बन गई थी, ठीक है। तो 1905 में मतलब ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की थी भारत में। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित महिला भारत संघ की स्थापना में सरोजनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसके साथ में वो पहली भारतीय महिला बनती हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चे। 1925 में जो आपका कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये पहली बार किसी भारतीय महिला को बनाया गया था, और वो महिला कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये तो इनका पॉलिटिकल करियर है। इनको पॉलिटिक्स के अलावा, इंडियन रिवोल्यूशन के अलावा जो है इनको जाना जाता है इनकी लेखनी के लिए, ठीक है। बहुत फेमस राइटर थी, बहुत अच्छी पोएट थी, ठीक है। ये कविताएं लिखती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी किताबों का ही, इनकी कविताओं का ही एक संकलन है, इस किताब का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और इनकी कविताओं के कारण या फिर इनकी लेखनी के कारण इनको एक निकनेम दिया गया है, और इनका निकनेम है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला, ठीक है। देखिए, एक कवि के रूप में उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया या फिर भारत कोकिला कहा गया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता लेडी ऑफ द लेक लिखा, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, लेडी ऑफ द लेक, ठीक है। ये इन्होंने लिखी थी। पहली फारसी भाषा के नाटक माहिर मुनीर, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी। 1912 में प्रकाशित हैदराबाद के बाजारों में ये भी इनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। उसके अलावा द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, द सेप्टेड फ्लूट ये 1928 में, द फेदर ऑफ द डॉन ये इन्होंने 1961 में लिखी। 1949 में लखनऊ में गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ। 1949 तक इनका जीवन काल रहा, ठीक है। तो बच्चे इनका
तो बच्चे इनका जो कंट्रीब्यूशन है एज अ फ्रीडम फाइटर जितना है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज अ राइटर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है, और इनके जो माइलस्टोन हैं इनके कैरियर के एज अ पॉलिटिशियन वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बाकी बच्चे ये दिन जो है 13 फरवरी का ये मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है वो आता है आपका मार्च के महीने में 8 मार्च को आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोरंड और गंजाल ये नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका चर्चाओं में क्यों है, ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इन्होंने चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना से बाघों के महत्वपूर्ण आवास सतपुड़ा और मेलघाट बाघ रिजर्व जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ये जो मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना है ये आपकी चर्चाओं में है। ठीक है, पहले तो स्टेट याद रखेंगे कहाँ पर है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसके कारण जो खतरे में है मतलब कि टाइगर रिजर्व उसका भी नाम पूछा जाएगा, तो ये आपका सतपुड़ा और मेलघाट बाघ रिजर्व। ठीक है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। अब ये जो नदियां हैं बच्चे ये सहायक नदियां हैं, इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर की। ठीक है, इनमें से आप लोग देख रहे हैं यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं। तो इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं, दोनों ही, ये दोनों ही नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियां हैं आपकी मोरंड और गंजाल। अगला प्रश्न है 2027 में उन 39 राष्ट्रीय खेलों के लिए किस राज्य की मेजबान घोषित किया गया है। तो इससे पहले जो 38 आपके हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो है आपका ये हो रहे हैं, और 39 के लिए एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट को चुना गया है, और ये स्टेट है मेघालय। ठीक है, कब होंगे, 2027 में होंगे। अगला है आई एम ए सोल्जर वाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है। कल ही मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मिसेस गीतिका लेदर। ठीक है, इनके द्वारा किताब लिखी गई है, और इन्होंने अपनी और अपने जो हस्बैंड की स्टोरी है उनको उस स्टोरी को इस किताब में लिखा है। अगला बच्चे हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है। मणिपुर में इनके इस्तीफे के बाद लग गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बच्चे डिक्लेयर हो गया है। उससे पहले यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया था राज्यपाल को। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है, एन बीरेन सिंह जो है ये इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद सरकार जो है आपके अल्पमत में आ गई है, फिर जो भी जो संवैधानिक तंत्र है वो पूरा का पूरा फेल हो गया। फिर यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके द्वारा बताया गया, हमारी जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको बताया गया कि मणिपुर में आप जो है पूरी संरचना खत्म हो गई है, जिसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है ना। तो राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में। मणिपुर वैसे भी 2 सालों से लगातार चर्चाओं में है। ठीक है, इसके कारण जो टॉपिक आपका आया है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, यहाँ पे सीएम कौन थे, इस तरीके से प्रश्न आपके बेसिक बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले तो आर्टिकल 356 आपको याद रखना है स्टैटिक में। आर्टिकल 356 वो आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य में वहाँ के संवैधानिक तंत्र फेल होने के बाद में वहाँ राष्ट्रपति रूल लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका ये थोड़ा सा याद रखना है कि अभी जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा है वो लगा है गवर्नर अजय भल्ला के कहने पे, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं मालूम है ना एग्जैक्टली कि किस स्टेट में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रपति को कौन बताता है, उस राज्य के गवर्नर के द्वारा बताया जाता है कि अब हमारे स्टेट जो है फेल हो गया है यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, अब आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना कि गवर्नर कौन है। और जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उनको भी आपको याद रखना है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अगला है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया। इस बार कहाँ पे हुआ है, ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है एक्सरसाइज साइक्लोन। यहाँ पे भारत की सेना हिस्सा लेती है, साथ में ही मिस्र यानी कि इजिप्ट की सेना हिस्सा लेती है। 13 फरवरी 2025 को विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट ये जारी हो चुकी है, किसके द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से किसके द्वारा इसे रिलीज किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, प्रोफेसर एसपी बघेल और नितिन गडकरी। अब बच्चे इस रिपोर्ट में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हम जिन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से देखना। पीआईबी का ही जो पब्लिश हुआ है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। सबसे पहले बच्चे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल, इनके द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट। ठीक है, राज्यों में जो पंचायत का डिवोल्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है उसके आधार पे जो है राज्य को मार्क किया गया है, उनको रैंक दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में इसे जो है रिलीज किया गया। उसके बाद जो है पहले पीआईबी में जो जो आपकी पॉइंट रिलीज किए गए हैं उसमें से क्या क्या याद करने वाला है। सबसे पहले बच्चे आपका है डिवोल्यूशन
to rural local bodies increased from 39.9% to 43.9% बिटवीन 2013 टू 2021। ठीक है, तो ये बीच का जो आपका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो पंचायतों में डिवोल्यूशन है, जो विकेंद्रीकरण है, वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एक तो ये आपका ये है। फंड डिवोल्ड टू रूरल लोकल बॉडीज शुड बी मॉनिटर्ड टू प्रिवेंट करप्शन, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। ये तो इन्होंने इनका ये स्टेटमेंट है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। हाँ, उसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो पंचायत है या फिर जो डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट है, यहाँ पे कौन सा राज्य पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आप लोग अगर देखेंगे तो टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें पहले नंबर पर कर्नाटका है, फिर केरला है, फिर आपका तमिलनाडु है ना। उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो यूपी के बारे में विशेषता बताया गया है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जम्प्स 10 स्पॉट टू रीच 5th पोजीशन। ठीक है, तो मतलब पहले ये बहुत पीछे था, 10 स्थान पहले था, पीछे था, अभी जो है 5वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो है यूपी के बारे में, मतलब यूपी की एक तरीके से अचीवमेंट है कि इस लिस्ट में जो है आपका 5वें नंबर पे आया है। तो सबसे अच्छी जो ग्रोथ देखने को मिली है वो देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? पहले नंबर पर है आपका कर्नाटका। ठीक है, ये याद रखना। 13 फरवरी को अभी विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चे, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी पढ़ा हमने कि दिल्ली में लॉन्च हुआ है, और किसने लॉन्च किया इसे लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये कौन से मिनिस्टर है अभी वर्तमान में? ये है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास में है, और अर्थ साइंसेस जो मिनिस्ट्री है वो भी इनके पास में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, अंगदान करे जीवन बचाए पहल का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये जो है आपके जो आईसीसी के हेड हैं। ठीक है, आईसीसी के जो चेयरपर्सन है मिस्टर जैसा, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, ये उनके द्वारा लॉन्च की गई है। ये है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो बच्चे आईसीसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम आपको याद रखना है। अगला है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम होंगे आपके। ठीक है, और इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाना है आपका रियाद में। ठीक है, ये तो काफ़ी पहले आपको बता दिया था, क्योंकि बहुत पहले बच्चे आपकी डिक्लेरेशन हो गई थी। 2027 में जो ओलंपिक स्पोर्ट गेम है वो रियाद में होंगे। अगला है, अगला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अगला एआई शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो अभी वाला तो 2025 वाला कहाँ पे हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गए हुए हैं। ठीक है, और अब इसके बाद जो होगा वो होगा आपका भारत में। अगला है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्र है, सजग है, समर्थ है और रोचक है। मित्र, सजग, समर्थ और रोचक, इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट है, कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेबी जब भी कुछ लॉन्च करता है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। देखिए, इनमें से है आपका मित्रा। कौन सा है? मित्रा है। अब ये मित्र जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से फ़ायदा किसको होगा, किसके लिए किया गया है? तो सेबी लॉन्चेस मित्रा टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने मतलब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए किया गया है। तो उनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो इसे चेक कर सकते हैं किस किस तरीके से, कहाँ पे उन्होंने म्यूचुअल फंड जो है अपना मतलब जहाँ पे भी जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा है ना, उनके लिए जो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इन्वेस्टर के लिए सेबी के द्वारा बेसिकली किया गया। ठीक है, तो नाम है इसका मित्रा। अगला है, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे ये न्यूज़ भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। याद रखना कि फॉय सागर ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इस झील का नया नाम, पुराना नाम दोनों ही आपको याद रखना है, वरुण सागर झील। ठीक है, वरुण सागर झील, जिसे पहले फॉय सागर झील के नाम से जाना जाता था, भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर के पास स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका नाम पहले इंजीनियर श्री फॉय के नाम पे रखा गया था, जो कि एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1892 में अकाल राहत परियोजना के तहत इसे बनाया था। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेक थी ये। ठीक है, मतलब है, सॉरी, आर्टिफिशियल लेक है, और इसका नाम पहले फॉय सागर झील था। अभी नया नाम जो है आपको पूछा जाएगा वरुण सागर झील। ठीक है, या फिर सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि वरुण सागर झील किधर है, तो आप बताएंगे ये आपका राजस्थान के अजमेर में है।
अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 4 इवेंट एम्बेसडर हैं, उनमें से एक है हमारे भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये भी याद रखना कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ कहाँ पर हो रही है ना, ये आपका जो है सऊदी अरेबिया में और दूसरा जो है पाकिस्तान में ना, यहाँ पे इसके मैचेस होंगे। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वी-सोरठ, इसके लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पर किए गए हैं? तो बेसिकली ये बच्चे आपका एक लॉन्च हुआ है। अब ये अभी तो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, हो सकता है कि जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम जो है फ्यूचर में बदल दिया जाए। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा आपको ये किया गया है और डीआरडीओ ने इसे इस उड़ीसा में लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा में इसे लॉन्च किया है। अगला है, जल जीवन मिशन जेजीएम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये भी आपका बजट का ही क्वेश्चन है, 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2028 तक जल जीवन मिशन को इंक्रीज किया गया है। किस देश ने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, भारत ने जीता था आईसीसी अंडर-19। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की है? मैंने आपको बताया था ना, एक तो इन्फ्लेशन रेट आपको याद रखनी है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने महंगाई दर कितनी बताई है, मुद्रास्फीति दर कितनी बताई है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि आरबीआई ने रेपो रेट में फाइनली कटौती कर दी है बच्चे। ठीक है, और तो कितनी कटौती की है? तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में स्टैटिक पढ़ लेंगे हम। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो ये आपका एसबीआई है, वाणिज्यिक बैंक, और एक तरफ जो है आपका आरबीआई है। अब बच्चे एसबीआई को पैसे चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए इसे, तो लोन लेगा ये आरबीआई से। जब ये लोन लेगा तो लोन लेते समय उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो एसबीआई ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेगा। तो अभी आरबीआई ने क्या किया है? वही किया है, मार्केट में मनी फ्लो कम है इसलिए जो है रेपो रेट को कम किया गया है। ठीक है, रेपो रेट कम होगा तो एसबीआई ज़्यादा लोन लेगा या फिर बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन लेंगे, और उनके पास में अगर ज़्यादा पैसा होगा तो फिर हम जो लोग हैं हमें देने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, तो मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने काम किया है, याद रखना। और इसको कितने आधार के अंकों की कटौती की गई? तो पुराना और नया दोनों ही बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान रेपो रेट में 25 आधार अंकों बीपीएस जिसे हम कहते हैं इसकी कटौती की है। पहले 6.50% था, इससे घटा करके 6.25 कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। 2020 के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको जो है कम किया गया है। ठीक है, और कितना बेसिस पॉइंट कम किया गया है? तो 25 जो बेसिस पॉइंट है इतना कम किया गया है। पहले 6.50 था, अब जो है 6.25% है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका रेपो रेट कम किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 2020 के बाद जो है अब जाकर के किया गया है। कौन सा राज्य है 2025 में जो कि दुनिया के सबसे बड़े झुमुर महोत्सव की मेजबानी करने वाला है? तो अभी ये हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ये बच्चे असम जो है रिकॉर्ड बनाने की सोच रहा है फिर से। ठीक है, तो असम जो है झुमुर महोत्सव को करेगा और बहुत बड़े स्तर पर करेगा, जिसको कि इस महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अटेंड किया जाना है। ठीक है, जब ये होगा तो हम इसे करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है पैरा तीरंदाजी एशिया कप। इसमें भारत जो है पहले नंबर पे इस बार रहा। ठीक है, भारत ने यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो पहले नंबर पे भारत रहा। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? कौन से शहर में हुआ था ये? तो ये जो है आपका बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में। अगला है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है, 10वीं पुरुष चैंपियनशिप पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। चलिए,
तो आज का जो आपका सेशन है ये भी आपका खत्म होता है। ठीक है, बहुत सारी जो है आपको एक्सप्लेन करके न्यूज़ बताई हैं और आज के सेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा नई न्यूज़ थी, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पीडीएफ के लिए आप मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाइए, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा जो है बीएचईएल के लिए डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्लास हो रही है, उसको जो है आपको देखना है, क्योंकि वो क्लास जो है वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं, लेकिन उसको जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस तरीके से अभी जो है आपके नया ट्रेंड जो आया है पेपरों में ना, तो जो थोड़ा सा डीप की चीज़ें हैं वो भी आपको बता रही हूँ, जो आपके आरआरबी सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ में बीएचईएल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ना, तो बाकी सारे एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। चलिए फिर इस हफ्ते का सेशन जो है ये आखिरी सेशन है, तो यहीं पे से खत्म करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक में सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।